नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टॉक चरित्र में। तो आज हम बात करेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में और जानने की कोशिश करेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कौन कौन से मेजर सेक्टर्स हैं और उसको हम सब डिवाइड करके कितने माइनर सेक्टर्स बना सकते हैं। साथ में हम ये चर्चा करेंगे कि भारत की जो भूगोलिक स्थिति है उसका भारत की अर्थव्यवस्था के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। तो चलिए चर्चा शुरू करें। तो जैसे कि आप सभी को पता है, भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। अगर हम नॉर्थ की डायरेक्शन से साउथ की डायरेक्शन में जाते हैं तो लगभग 3200 किलोमीटर के आसपास का हमारा टोटल डिस्टेंस है। ऐसे ही अगर हम ईस्ट से वेस्ट की डायरेक्शन में जाएंगे तो हमारा जो डिस्टेंस है वो लगभग 2950 किलोमीटर के आसपास का है। अगर हम भारत का टोटल एरिया निकालें तो लगभग 32,50,000 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास का हमारा टोटल एरिया है। तो इतना बड़ा देश है, तो इस बड़े देश को चलाने के लिए, जिसकी पॉपुलेशन लगभग 150 करोड़ के आसपास है, कुछ बड़े और इंपॉर्टेंट सेक्टर्स होने चाहिए। तो अगर हम भारत की अर्थव्यवस्था को 8 मेजर सेक्टर्स के अंदर डिवाइड करें तो सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा सेक्टर होगा वो ऑब्वियसली एक ह्यूमन लाइफ के लिए जो होता है वो होता है फूड। तो एग्रीकल्चर और फूड प्रोसेसिंग जो यूनिट्स है वो हमारी अर्थव्यवस्था का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अगर हम फूड डेवलप ही नहीं करेंगे, पैदा ही नहीं करेंगे, तो लोग खाएंगे क्या, और जब उनके पास एनर्जी नहीं होगी काम करने के लिए तो बाकी का अर्थव्यवस्था का जो पोर्शन है वो कैसे चलेगा। दूसरी बात, जो फूड पैदा हो रहा है वो पूरे देश में इक्वली नहीं हो रहा। कहीं की जलवायु किसी और खाने को बनाने के लिए, पैदा करने के लिए उपरोक्त है और कहीं और की दूसरी चीज को। तो हमें जो एक जगह पैदा हो रहा है उसको दूसरी जगह भेजना है, उसके लिए इंपॉर्टेंट है हमारा ट्रांसपोर्टेशन। तो अगर हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो 3 तरीके का मेजर ट्रांसपोर्टेशन होता है, जो कि रेल के थ्रू होता है, हवाई जहाज के थ्रू होता है, और जो हमारे रोड्स पे लॉजिस्टिकल सपोर्ट होते हैं, ट्रक या ट्रॉली, इनके थ्रू होता है। साथ में कुछ ऐसी चीजें हैं जो भारत के अंदर नहीं बनती, उनको हमें दूसरे देशों से लेकर आना पड़ता है। उसके लिए हमें वाटरवेज, जो हमारा सी रूट है, उसकी जरूरत पड़ती है, पोर्ट्स की जरूरत पड़ती है, और साथ में एयरपोर्ट्स की जरूरत पड़ती है। तो अगर हम ये जानने की कोशिश करें कि हमारा जो टोटल वाटरवेज है वो कितना है, हमारा जो टोटल कोस्टल लाइन है वो कितनी है, हमारे पास रेलवे कितना है, हमारे पास एयरपोर्ट कितना है, वो हमारी इकोनॉमी को जानने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि अगर हम इस देश का या किसी भी देश का एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम समझ लेंगे तो हम उस देश की इकोनॉमी को समझ सकते हैं। और जितना ज्यादा डेवलप किसी एक देश का ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर होगा उतनी ही बड़ी उनकी इकोनॉमी बन सकती है। क्योंकि जहां पे रोड जाती है, जहां पे ट्रांसपोर्टेशन जाता है, जहां पे कम्युनिकेशन जाता है, वहीं पर अर्थव्यवस्था जो है बड़ी होती है, डेवलप होती है और उसमें विकास आता है। तो अगर हम टोटल बात करें, सबसे पहले बात करते हैं हमारे पास कितनी रोड्स है। तो लगभग हमारे पास आज की डेट में 48 लाख किलोमीटर की रोड्स है। ये जो रोड्स की हम बात कर रहे हैं ये नेशनल हाईवेज की बात कर रहे हैं और स्टेट हाईवेज की बात कर रहे हैं, जहां लगभग जो हमारा 4 लेन जो रोड है, और उसके बाद जो हमारी जो स्टेट की जो छोटी रोड है जो 2 लेन की हो सकती है, लेकिन उस पर जो यातायात है वो अच्छे से हो सकता है। इसके बाद अगर हम बात करें, जो हमारे इंटरनल वाटरवेज है, लगभग 14,500 किलोमीटर का हमारा इंटरनल वाटरवेज है, जहां पे हम जो इंटरनली कंट्री के अंदर जो हमें ट्रांसपोर्ट करनी है चीजें, जो कि हमारा रिवर रूट के थ्रू होता है, वहां से सामान भेज सकते हैं, जो कि थोड़ा चीप पड़ता है। साथ में अगर हम कोस्टल लाइन की बात करें तो हमारी जो कोस्टल लाइन है वो 7,000 किलोमीटर के आसपास है, जिसके ऊपर छोटे जो पोर्ट्स है वो 205 है और बड़े पोर्ट्स जो है वो 12 है। इसके बाद अगर हम बात करें, हमारे पास जो एयरपोर्ट्स है लगभग 153 के आसपास हमारे पास जो आज की डेट में ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स हैं, उसमें से 35 हमारे जो एयरपोर्ट्स है वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स है। उसमें लेटेस्ट जो एयरपोर्ट अभी ऐड हुआ है कुशीनगर का, वो हुआ है। तो अगर हम बात करें, हमारा जो टोटल जो पोर्शन है ट्रांसपोर्टेशन का वो बहुत अच्छा है। साथ में जो अभी रिसेंट में डेवलपमेंट्स हो रही हैं, जहां पे नई नई हमारी रेलवे लाइंस जा रही हैं, मेट्रो जा रही हैं, रैपिड रेल के प्रोजेक्ट्स जा रहे हैं, या नए पोर्ट्स बन रहे हैं, या जो छोटे पोर्ट्स को हम बड़ा कर रहे हैं, वो भी हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन का सेक्टर है उसको एनहांस करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम दूसरा इसके बाद मेजर बात करें, वो होता है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर में हम क्या बात करते हैं कि हमने एयरपोर्ट तो बना लिए, हमने रोड्स बना ली, लेकिन इसके अलावा हमें जो हम चीज बना रहे हैं, हमने एग्रीकल्चर बनाया या हमने और कोई प्रोडक्ट बनाया, उसको हमें रखना है। उसके लिए हमें फैक्ट्रीज चाहिए, उसके लिए हमें लॉजिस्टिकल पार्क चाहिए, उसके लिए हमें कंपनीज चाहिए, हमें लोगों को जहाँ पे
ऑफिस की सुविधा देनी है वो चाहिए। तो ये जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आगे की डेवलपमेंट के लिए। साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करें तो उसके अंदर जो हाउसिंग प्रोजेक्ट्स है वो भी आते हैं, जो कि लोगों की जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग्स है उसको बढ़ावा देने के लिए, उसको बेहतर करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चौथे सेक्टर की बात करें कि हमने एग्रीकल्चर में सबसे पहले खाना बनाया, उसके बाद हमने उसको ट्रांसपोर्ट किया, फिर लोगों को घर दिया, लेकिन इन सबको चलाने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है सबसे ज़्यादा, वो है पैसे की। एक फाइनेंस एंड बैंकिंग सेक्टर जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि किसी के पास भी अपना इतना पैसा नहीं हो सकता कि वो सारे काम खुद से कर पाए। इसलिए सभी लोग जिनके पास उनका पैसा उस समय एक्सेस में होता है वो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करते हैं, किसी बैंकिंग या फाइनेंस की कंपनी को देते हैं, और उसके बाद दूसरा जिनको डेवलपमेंट उस समय करना है वो वहाँ से लोन लेकर उस चीज़ के डेवलपमेंट काम कर सकते हैं। और साथ में धीरे धीरे अपना जो लोन चुकाकर जो लोगों ने अपनी इन्वेस्टमेंट कर रखी थी उनको रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मिलता रहता है, जिससे कि उनको भी मोटिवेशन मिलता है कि उनको अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। फिफ्थ हमारा जो बड़ा सेक्टर है वो है ह्यूमन कंज्यूमेबल गुड्स। अब ह्यूमन कंज्यूमेबल गुड्स की हम बात करें तो उसके अंदर बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। इसमें जैसे कि हमारा एफएमसीजी भी आ जाएगा कि जो हम प्रोडक्ट्स खाते हैं। इसके बाद कंज्यूम करने की बात है तो हम बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कंज्यूम करते हैं जो कि सिर्फ खाने से रिलेटेड नहीं, वो इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट हो सकते हैं, वो हमारे घर के अंदर जो हमारी लाइट्स लग रही हैं, या हमारे मोबाइल हो गए, या हमारा फर्नीचर हो गया, या और भी ऐसी चीजें जो हम घर में रेगुलरली यूज कर रहे हैं या ऑफिसेज में यूज कर रहे हैं, वो सारी चीजें हमारी ह्यूमन कंज्यूमेबल गुड्स के अंदर आ जाती है। इसके बाद हमारा जो इंपॉर्टेंट नेक्स्ट सेक्टर है वो है हेल्थ। हेल्थ आज की डेट में आपको पता ही है, जब से कोविड-19 पेंडेमिक आई है तब से सबसे इंपॉर्टेंट हमारा हेल्थ की डायरेक्शन में चला गया है, क्योंकि अगर ज़्यादा लोग बीमार होंगे तो बाकी की अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स नहीं होगा। तो हेल्थ को बेटर करने के लिए हमारे पास हॉस्पिटल्स होने चाहिए, हमारे पास फार्मा का सेक्टर होना चाहिए। साथ में ये तो हमारा मेडिकेशन से रिलेटेड हो गया, इसके अलावा हमारे पास कुछ प्रिकॉशन से रिलेटेड भी होने चाहिए हेल्थ फैसिलिटीज, जहाँ पे लोग जाएं और कुछ ऐसी चीजें करें, कुछ ऐसा हेल्थ से रिलेटेड काम करें जिनसे उनकी हेल्थ बेटर होती रहे, जैसे कि हमारा जिम सेक्टर हो गया, हमारा योग हो गया, और ऐसे ही जो बेटर फूड क्वालिटी है उसके ऊपर अगर हम ध्यान देंगे तो हमारा जो स्वास्थ्य है वो बेटर होता रहेगा। नेक्स्ट हमारा जो इंपॉर्टेंट सेक्टर है वो है टूरिज्म एंड कल्चर। टूरिज्म एंड कल्चर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति किसी एक देश में रहता है या पूरे संसार में कहीं भी रह रहा है तो उसको जो हम बात करते हैं कि जो एक किसी धर्म से वो जुड़ा हुआ है या किसी मत से वो जुड़ा हुआ है, तो उसका जो टूरिज्म है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनको अपने मत, अपने टूरिज्म, अपने धर्म के बारे में जानकारी होनी चाहिए, और उसके लिए उनके जो टूरिज्म के जो सेंटर है, जो उनका कल्चरल पॉइंट है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे कि वो वहाँ पे जाएंगे तो उनको उसके बारे में पता लगेगा। तो ये जो टूरिज्म एंड कल्चर है ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इससे क्या है कि जो लोग अर्न कर रहे हैं उनको एक वे मिलता है कि वो कुछ ऐसा करें कि जहाँ पे वो जाएंगे और अपना जो माइंड का पीस है उसको पा सकें, और साथ में और भी चीज़ें जो उनकी हेल्थ से रिलेटेड है, उनके मेंटल पीस से रिलेटेड है, उनको वो अचीव कर सकें। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारा सेक्टर है वो है डिफेंस। हमने पूरे इंडिया की तो बात कर ली, लेकिन अगर इंडिया ही सुरक्षित नहीं होगा तो हम बाकी सारी चीज़ें कैसे करेंगे। तो इसलिए इंडिया को सुरक्षित रखने के लिए हमारा डिफेंस सेक्टर एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर है। और डिफेंस सेक्टर के अंदर सिर्फ इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स की बात नहीं, साथ में जो डिफेंस की कंपनीज है हमारी, जो डिफेंस प्रोडक्ट्स बनाती है, या जो जो हमारे आर्मी पर्सनल्स हैं उनके क्लोथिंग का काम हो गया या उनके इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो गई, ये सारी कंपनीज जो भी है वो भी एक डिफेंस सेक्टर के अंदर आती है और कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करती है इंडिया की इकोनॉमी को। तो इस तरीके से टोटल 8 मेजर सेक्टर्स हैं जिनके बारे में हम आगे आने वाली वीडियोस में चर्चा करेंगे। अगर हम इसको सब डिवाइड कर देते हैं तो टोटल हमारे पास 41 जो है माइनर सेक्टर्स हो जाते हैं, जिसके अंदर हम प्रॉपर क्लासिफिकेशन करेंगे कि अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर में हमारा एग्रीकल्चर हो गया, उसके बाद उसके सीड्स हो गए, सीड के बाद फर्टिलाइजर्स हो गए, फर्टिलाइजर्स के बाद उसका लॉजिस्टिकल सपोर्ट हो गया, फिर जो हमें जो फसल उगानी है उसके अंदर जो भी इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, चाहे वो ट्रैक्टर हो, चाहे ट्रॉली हो, चाहे कोई और प्रोडक्ट हो, ये सारा जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो एक एग्रीकल्चर सेक्टर के होते हैं। साथ में जो एग्रीकल्चर से हमने प्रोड्यूस लिया,
चाहे अगर हम कॉर्न की बात करें, चाहे व्हीट की बात करें, चाहे राइस की बात करें, तो इसके बाद उसको प्रोसेस करके हम डिफरेंट काइंड्स के फूड आइटम्स बना सकते हैं, जिसको हम इंटरनली इस देश के अंदर भी यूज कर सकते हैं और बाहर भेज सकते हैं, जिससे कि हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो कंट्री का है वो चलता है, क्योंकि सारी कंट्रीज अपनी जरूरत की चीजें नहीं बना पाती। जैसे कि हमने बात करी इंडिया में, अगर हम बात करें जो हमारा गेहूं उगती है वो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की तरफ ज्यादा उगती है, और जो हमारे कोस्टल रीजन है वहां पे राइस हमारा ज्यादा उगता है। तो ऐसे ही एक देश के अंदर जो हमारा व्यापार है एग्रीकल्चर का, वो एक तरफ हम उगाते हैं और उसको फिर पूरे देश के अंदर सेल करते हैं। तो ऐसे ही पूरी दुनिया के अंदर भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो किसी एक पर्टिकुलर कंट्री में अंदर डेवलप होती है और उसके बाद ऑल ओवर द वर्ल्ड उसको हम सेल करते हैं। जैसे कि सेमीकंडक्टर की आज की डेट में इंडिया के पास जो सेमीकंडक्टर डेवलपमेंट या जो चिप्स बनाने की कंपनीज है वो इंडिया में नहीं है, लेकिन ताइवान के पास है, तो हम ताइवान से परचेज करते हैं। चाइना के पास है, चाइना से परचेज करते हैं। ऐसे ही अगर हम और किसी चीज की बात करें कि जो एप्पल के प्रोडक्ट्स हैं, तो बेशक एप्पल का जो डिजाइन है वो यूएस में चल रहा है, लेकिन उनकी जो प्रोडक्शन यूनिट्स है वो बहुत सारी कंट्रीज के अंदर है, चाहे वो चाइना हो, चाहे वियतनाम हो, चाहे इंडिया हो। तो ऐसे ही वो डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स अलग अलग कंट्री में बनाते हैं और उसके बाद उस प्रोडक्ट को ऑल ओवर द वर्ल्ड सेल करते हैं। इसी चीज को इकोनॉमी कहते हैं। और आज की डेट में जो इकोनॉमी है वो एक दूसरी कंट्रीज के ऊपर इंटरलिंक्ड बहुत ज्यादा हो गई है, क्योंकि जो प्रोडक्ट्स हैं वो जो सस्ती कंट्रीज हैं जहां पे लेबर चीप है वहां पे मैन्युफैक्चर किए जाते हैं और उसके बाद दूसरी कंट्रीज में दिए जाते हैं। ऐसे ही इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया का जो सबसे बड़ा एक्सपोर्ट जो हम बात करें तो वो सर्विसेज है। हमारे यहाँ जो सर्विसेज सेक्टर है वो इंडियन जीडीपी का एक बहुत बड़ा सेक्टर है। और हम बाकी कंट्रीज को, अगर हम यूरोप की बात करें तो यूरोप को जो बैंकिंग कंपनीज हैं उनको जो सपोर्ट देते हैं वो हमारे यहाँ टीसीएस की कंपनी बहुत ज़्यादा सपोर्ट देती है। ऐसे ही और भी चीज़ें हैं जिनके अंदर हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो ये एक हमारा टोटल इकोनॉमी का एक हमने बात कर ली है कि क्या क्या हमारी इकोनॉमी में मेजर चीज़ें हैं। और इसके बाद अगर हम आगे वाली चीज़ों में बात करेंगे तो हम सेक्टर्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि हम पहले कुछ सेक्टर्स लेकर आए थे, वो एक माइनर सेक्टर थे कि टेक्सटाइल की हमने बात करी, तो उसके अंदर हमने अलग 3-4 वीडियो बनाई और उसके अंदर टेक्सटाइल के स्टॉक्स की बात करी। तो मेजरली ये क्या एक टॉप टू बॉटम अप्रोच है कि सबसे पहले हम बात करेंगे इंडियन इकोनॉमी के बारे में, फिर हमने मेजर सेक्टर की बात करी, फिर हम माइनर सेक्टर की बात करेंगे, उस माइनर सेक्टर के अंदर हम कंपनीज की बात करेंगे और उसके बाद हम बात करेंगे कि उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए कौन कौन से रॉ मटेरियल चाहिए, वो रॉ मटेरियल्स कौन सी कंपनी से लिए जाते हैं। तो एक पूरा इंटरलिंक करेंगे कि इकोनॉमी किस तरीके से चलती है, जिससे कि आपको पूरा जो इकोनॉमी का स्ट्रक्चर है उसको समझने में आसान हो, आपको समझ में आए इजीली, और आप जब आपको रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट करना हो तो आपके लिए थोड़ी आसानी हो। तो स्टॉक चरित्र में हम यही काम कर रहे हैं कि एक डायरेक्शनल आपको व्यू दिया जाए, जिससे कि आपको जब रिसर्च जो करनी है कि आपको कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए वो आपके लिए ईजी हो जाए। आपको इतनी ज़्यादा डिफिकल्टी फेस ना करनी पड़े कि आपको कौन सी जगह इन्वेस्ट करना चाहिए, कब करना चाहिए। तो ये वाली जो सारी फैसिलिटीज़ हैं वो हम एजुकेशन के थ्रू आपको स्टॉक चरित्र में प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए। टेलीग्राम चैनल जिस पे हम अपनी सारी डिटेल्स देते हैं, वहाँ पे डेली व्यू आता है कि मार्केट किस तरीके से परफॉर्म करेगी, और जो न्यूज़ है मार्केट की, जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो हम डेली वहाँ पे पोस्ट करते हैं, जिससे कि आपको एज ए होल इकोनॉमी में क्या हो रहा है वो जानने में आसान होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।